हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट क्लास। स्टूडेंट, ये चैनल मैंने उन छात्रों के लिए तैयार किया है जो यूपीएससी, सीएससी तथा यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ आपको पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का एक फुल पैकेज दिया जा रहा है। आप सभी के सपोर्ट के लिए आप चैनल तथा वीडियोज़ को सब्सक्राइब और लाइक करें, प्रश्न के लिए कमेंट करें तथा शेयर करें। स्टूडेंट, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है संसद। स्टूडेंट, हमारे संविधान के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल को संसद की संज्ञा दी गई है और यह संसद द्विसदनात्मक सिद्धांत के आधार पर गठित की गई है। स्टूडेंट, संविधान के अनुच्छेद 79 में लिखा है, संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। भारत में संसदात्मक लोकतंत्र को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का समन्वय करना आवश्यक था। राष्ट्रपति को भी संसद का अभिन्न भाग बनाया गया है। स्टूडेंट, भारत में संघीय विधायिका को संसद कहा जाता है। भारतीय संसद का निर्माण राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलाकर होता है। ऐसे राज्यसभा और लोकसभा के रूप में संसद के दो सदन हैं। राज्यसभा संसद का उच्च और द्वितीय सदन है, जबकि लोकसभा संसद के लोकप्रिय, निम्न और प्रथम सदन है। लोकसभा लोकप्रिय सदन इसलिए क्योंकि इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते हैं। राज्यसभा को उच्च और द्वितीय इसलिए कहा जाता है कि इसका निर्माण लोकसभा के बाद होता है। भारतीय सदन द्विसदनात्मक है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 79 से लेकर 123 तक संसद से संबंधित हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में ही लिखा गया है कि भारतीय संघ के लिए एक सदन होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी। स्टूडेंट, भारतीय केंद्रीय विधायिका यानी संसद देश में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है। हम ये भी बता दें कि भारतीय शासन के प्रधान राष्ट्रपति को संसद का अंग बनाया गया, जो संघ की विधायिका और कार्यपालिका शक्ति के सम्मिश्रण को दर्शाता है। स्टूडेंट, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि भारतीय संसद के क्या कार्य हैं और उसकी क्या शक्तियाँ हैं। भारतीय संसद संप्रभु नहीं है, लेकिन ये बहुत ही बड़ी शक्तियों का प्रयोग करता है और महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन भी करता है। अब मैं आपको इनकी शक्तियों के विषय में बताने जा रही हूँ। सबसे पहली शक्ति जो है इनकी व्यवस्थापन संबंधी शक्ति, उसके बारे में आप जान लीजिए। संसद को संघीय सूची और समवर्ती सूची के सभी विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। इसके अलावा सभी संघीय क्षेत्रों के लिए संसद को हमेशा ही सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। स्टूडेंट, संकट काल की उद्घोषणा के काल में राज्य सूची के विषयों पर संसद कानून बना सकती है। देखिए, इसकी हर लाइन में एक प्रश्न है, आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहा है। आप इस लाइन को बहुत ध्यान से, पूरे इस लाइन को सुनिएगा। जब कभी दो या अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पास करके संसद से किसी भी विषय के बारे में कानून बनाने की प्रार्थना करे तो संसद कानून बना सकती है। इस तरह जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीय हित में संसद से राज्य सूची के किसी विषय विशेष पर कानून बनाने का अनुरोध करे तो संसद कानून बना सकती है। ये थी इसकी व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ। अब मैं आपको संसद की वित्तीय शक्तियों के बारे में बताने जा रही हूँ। स्टूडेंट, संविधान द्वारा संसद को संघीय वित्त पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। सभी तरह के कर संबंधी प्रस्ताव और अनुदानों की मांगें संसद के द्वारा स्वीकृत होने पर ही प्रभावी होती हैं, क्योंकि संविधान के हिसाब से विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कर लगाया जाएगा और ना एकत्रित किया जाएगा। संसद ही प्राक्कलन और लोक लेखा समिति की नियुक्ति करती है और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार कर उचित कार्यवाही करती है। संसद की स्वीकृति के बिना सरकार को राष्ट्रीय वित्त में से खर्च का अधिकार नहीं होता है। स्टूडेंट, अब मैं आपको कार्यपालिका शक्तियाँ जो संसद की हैं वो बताने जा रही हूँ। देखिए, इसकी हर लाइन में एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहा है। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक सत्तारूढ़ रह सकता है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। स्टूडेंट, संसद कई तरीकों से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। संसद के सदस्य अविश्वास के प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और काम रोको प्रस्ताव के जरिए सरकार पर नियंत्रण रखते हैं और उसे उत्तरदायी बनाए रखते हैं। संसद के सदस्य मंत्रियों से सरकारी नीतियों के संबंध में प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, सरकार की आलोचना कर सकते हैं। संसद सदस्य बजट को अस्वीकार करके, मंत्रियों के वेतन में कटौती का प्रस्ताव स्वीकृत करके, सरकारी विधेयक में संशोधन करके अपना विरोध प्रदर्शित करते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ संसद की राज्यों से संबंधित क्या शक्तियाँ होती हैं संसद के पास। संविधान में संसद को ये अधिकार दिया गया है कि राज्यों की इच्छा के बिना
भी उनकी सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकती है, नए राज्यों का निर्माण कर सकती है और किसी राज्य का अस्तित्व समाप्त कर सकती है। संसद को भारतीय नागरिकता के निर्धारण का भी अधिकार है। देखिए, इतनी सारी शक्तियां हैं संसद के पास। अभी मैं और बता रही हूँ। संविधान संशोधन से संबंधित शक्ति क्या है? भारतीय संविधान में संसद का यह अधिकार है कि वो संविधान में भी संशोधन कर सकती है। संविधान के बहुत बड़े भाग में अकेली संसद के दोनों सदनों द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है। अब मैं आपको निर्वाचन संबंधी क्या उसके पास कार्य है वो बता रही हूँ। संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार संसद को कुछ निर्वाचन संबंधी शक्तियां प्रदान की गई हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल के अंग हैं। स्टूडेंट, अनुच्छेद 66 के हिसाब से संसद सदस्य उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। अब मैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण और इसमें से बहुत ही प्रश्न आते हैं, महाभियोग का जो अधिकार है संसद के पास, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। संसद के दोनों सदनों के द्वारा निर्धारित विशेष प्रक्रिया के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। इस तरह से उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाने और उन्हें पदच्युत करने का जो प्रस्ताव है वो भी संसद पारित कर सकती है। इस प्रकार संसद की जो शक्तियां मैंने बताई हैं उसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संसद की शक्ति और कार्य बहुत ही बड़ी है। संसद सार्वजनिक विवाद स्थल का कार्य करती है। इस नज़र से हम कह सकते हैं कि संसद लोकप्रिय भावना के दर्पण और शिक्षक के रूप में कार्य करती है। पर यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि संसद को लिखित संविधान के अंतर्गत ही अपनी कार्यवाहियां चलानी पड़ती हैं। जब भी संविधान के कारण संसद के कार्य में रुकावट पैदा होती है, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संसद को यह अधिकार नहीं है कि वो संविधान के मूल ढांचे को बदल दे या उसे नष्ट कर दे। स्टूडेंट, अभी आपको मैंने बताया भारतीय संसद के कार्य और शक्तियाँ। स्टूडेंट, ऐसे तो आप लोकसभा राज्यसभा के बारे में जानते होंगे, लेकिन उसकी एक बहुत ही सूक्ष्म बात है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपने राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति भी पढ़ा होगा, लेकिन इसमें जो एक ऐसा पॉइंट है कि दोनों सदनों पर समान रूप से कौन सी बातें लागू होती हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो आपको शायद बुक्स में ना मिले या आपको ना पता हो। तो मैं बताने जा रही हूँ कि दोनों सदनों पर समान रूप से जो लागू होती हैं बातें वो क्या हैं, जो संसद के सदस्यों के विशेष अधिकार होता है। सबसे पहली बात ये कि संविधान के अनुच्छेद 105 में संसद के सदनों और संसद सदस्यों के विशेष अधिकार का उल्लेख किया गया, जिसमें जो बातें हैं कि संसद के सदस्यों को सदन में विचार अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। संसद में या उसकी किसी समिति में कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में न्यायालय की कार्यवाही से उनको उन्मुक्ति प्राप्त होती है। स्टूडेंट, न्यायालयों को संसद की कार्यवाही की जांच करने का निषेध होता है। सभा के सत्र के दौरान और उसके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक दीवानी मामलों में सदस्यों की गिरफ्तारी से उनको उन्मुक्ति प्राप्त होती है। किसी सदस्य की गिरफ्तारी, निरोध, कारावास और रिहाई के संबंध में तुरंत सूचना प्राप्त करने का सदन को अधिकार है। स्टूडेंट, संसद सदस्यों को जूरी सदस्यों के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। संसद विधि के आधार पर संसद सदस्यों को अन्य और अधिकार और नियुक्तियां भी प्रदान कर सकती है। स्टूडेंट, सबसे विशेष बात इसमें यह है कि हर सदन स्वयं अपने विशेष अधिकारों का रक्षक है। सदन न केवल किसी ऐसे विषय का एकमात्र निर्णायक है जो किसी प्रकार विशेष अधिकार को भंग करता है, बल्कि वह उचित समझे तो किसी भी ऐसे व्यक्ति को कारावास का दंड दे सकता है या उसकी भर्त्सना कर सकता है जिससे वो सदन के अवमान का दोषी समझता है। स्टूडेंट, मैं लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति के विषय में आपको अपने आगे वीडियो में विस्तार से बताऊंगी। अभी मैं वो पॉइंट उठा रही हूँ जो आपको किताबों में जल्दी नहीं मिलता। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि व्यवहार में लोकसभा और राज्यसभा में क्या संबंध है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि राज्यसभा के विरुद्ध एक अतिरिक्त तर्क ये भी है कि व्यवहार में अनेक बार लोकसभा और राज्यसभा में अपने विरोध की स्थिति उत्पन्न होती है। लोकसभा और राज्यसभा के बीच आपसी विरोध की स्थिति सबसे पहले 1953 और 1954 में देखने में आई, लेकिन ये स्थिति पंडित नेहरू के हस्तक्षेप से दूर हो गई। इसके बाद 1970 में जब राज्यसभा ने लोकसभा द्वारा पारित ट्रीवीपर संपत्ति का संविधान संशोधन विधेयक जो अस्वीकार कर दिया, तब इसे सामाजिक और आर्थिक प्रगति में बाधक बताते हुए इसे समाप्त करने की मांग की गई। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको ध्यान से सुनिएगा।
सन 1977 से 1979 के वर्षों और पुनः 80 से 82 के वर्ष में लोकसभा और राज्यसभा की दलीय संरचना में भेद था और इस स्थिति ने दोनों सदनों के बीच विरोध की कुछ घटनाओं को जन्म दिया। सबसे पहले राज्यसभा ने बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक के संबंध में लोकसभा के विचार का विरोध किया और 1977-78 के वार्षिक बजट में भी संशोधन किया, लेकिन इन दोनों बातों के संबंध में राज्यसभा का विचार स्वीकार नहीं हुआ। स्टूडेंट, इसके बाद 1978 में जब लोकसभा ने 45वां संशोधन विधेयक पारित कर राज्यसभा में भेजा, तब राज्यसभा ने इस विधेयक को 5 संशोधनों सहित पारित किया और लोकसभा को राज्यसभा के द्वारा किए गए ये संशोधन स्वीकार करने पड़े। इसी तरह विशेष अदालत विधेयक में भी राज्यसभा के द्वारा जो संशोधन किए गए, लोकसभा ने उन्हें स्वीकार कर लिया। 1993 से 2002 के वर्षों में भी कुछ परिस्थितियों में ऐसी स्थितियां बनी रही। स्टूडेंट, कुल मिलाकर भारत के संसदीय इतिहास में दोनों सदनों में मतभेद का कारण 3 बार संसद की संयुक्त बैठक बुलानी पड़ी है। पहली बैठक सन 1961 में हुई थी, जिसमें दहेज विरोधी विधेयक पारित हुआ था। दूसरी बैठक 1978 में हुई, जिसमें बैंक सेवा आयोग का गठन संबंधी कानून बनाया गया था। और तीसरी बैठक 26 मार्च 2002 को हुई, जिसमें आतंकवाद निरोधक विधेयक कोटा पारित हुआ। इससे पहले राज्यसभा ने इस विधेयक को अस्वीकार कर दिया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल और दोनों सदनों के सदस्यों के चुनाव की पद्धति का जो भेद है, उसके कारण भविष्य में भी इन सदनों की दलीय संरचना में भेद हो सकता है और इसके कारण दोनों सदनों में आपसी विरोध की स्थिति भी पैदा हो सकती है। स्टूडेंट, अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो है आपके प्रश्नों के संग्रह, जिसमें मैं आपको ऐसे उत्तर दूंगी जो आपके परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं और हर प्रश्न का उत्तर आपके लिए बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको ध्यान से सुनिएगा। संविधान के अनुच्छेद 79 के अंतर्गत भारतीय संघ के लिए एक संसद की व्यवस्था की गई है, जो भारतीय संघ की सर्वोच्च विधायिका है। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। भारत की संसदीय व्यवस्था द्विसदनात्मक है, यानी कि संसद के 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। संसद के निचले सदन को लोकसभा और उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना सहित अन्य संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना सहित अन्य संबंधित प्रावधान है। स्टूडेंट, राज्यसभा का गठन राज्यों के प्रतिनिधियों के द्वारा गठित होने के कारण इसे राज्यसभा कहा जाता है। लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहा जाता है और इसके नाम के पीछे यह कारण है कि यह जनता के प्रतिनिधियों से गठित सदन है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी विघटित नहीं हो सकता, जबकि लोकसभा को विघटित किया जा सकता है। राज्यसभा को उच्च सदन कहने का कारण यह है कि यह वरिष्ठ लोगों का सदन है, ऐसा ब्रिटिश परंपरा के प्रभाव में कहा जाता है। राज्यसभा को द्वितीय सदन भी कहा जाता है, क्योंकि तार्किक आधार पर यह शक्ति और कार्य में लोकसभा के सामने द्वितीय स्थान रखता है। लोकसभा को प्रथम और निम्न सदन कहा जाता है। शक्ति व कार्य के संदर्भ में लोकसभा राज्यसभा से आगे और प्रथम स्थान पर है, इसलिए इसे प्रथम सदन कहा जाता है। स्टूडेंट, सबसे पहले राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई, जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। 23 अगस्त 1954 को राष्ट्रपति ने सदन में ये घोषणा की थी कि अब काउंसिल ऑफ स्टेट को राज्यसभा के नाम से जाना जाएगा। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। मूल संविधान में राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 निर्धारित की गई है। वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 है, जिसमें 12 सदस्य कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा जैसे क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति होते हैं, जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यानी कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा का सदस्य वो व्यक्ति बन सकता है जो भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। या आपके परीक्षा में प्रश्न आता है कि राज्यसभा के सदस्य की आयु कितनी होनी चाहिए, तो आप बता सकते हैं कि 30 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, दिवालिया और पागल ना हो, संसद के द्वारा निर्धारित योग्यता धारण करता हो। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य से आए सदस्यों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। संघीय क्षेत्र के सदस्यों का निर्वाचन संसद की विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होता है। स्टूडेंट, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के द्वारा प्रत्येक संघीय क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक मंडल के गठन की व्यवस्था की गई है। अमेरिकी सीनेट के समान राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। स्टूडेंट,
ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। हम अपने आगे वीडियो में आपको राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से संबंधित जानकारी भी आपको विस्तार से देंगे। स्टूडेंट, विषय संबंधित जानकारी उपयोगी होने पर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट।